खान साहब आपकी दवाई का वक्त हो गया। ये वही इमरान खान है जो फौज के आला अफसरान को अपने ऊपर होने वाले हमले में नामजद करता रहा और अब खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। लेकिन बहरहाल खान साहब आपने बिल्कुल ठीक सुना है, नए आर्मी चीफ को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उन्होंने आपका फोन सुनने से इनकार किया क्योंकि आप तो लोगों को रियासत मदीना तो सानी फराहम करने आए थे और आपने क्या किया। अगर आपने वाकई 4.25 साल रियासत मदीना बनाई है तो फिर आपका हाथ भी कटना है और कोड़े भी पड़ने हैं। और रियासत मदीना के हिसाब से कितनी बारी चोरी की आपको सजा मिलेगी तो हाथ भी तो दो ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान के ऐसे जराइम बताऊंगा जिनकी सजाएं सुन के आपकी कांपें टांग जाएंगी, इसलिए इस वीडियो का आपने पूरा देखना है। पैंतरा बदलना तो कोई कप्तान से सीखे। मेरे ख्याल में कप्तान को जब सियासी नर्सरी में पाला गया होगा तो बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ ज्यादा फोकस यू टर्न्स पे किया गया, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के उस्ताद रखे होंगे जो दिन रात यू टर्न लेने की ट्रेनिंग देते होंगे। और यू टर्न की तरबियत आज उनके बयानात और लबो लहजे में वाज़ेह नजर आती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है इमरान खान कैमरे के सामने बैठ जाता है, कोई ऐसा बयान दाग देता है कि आसपास वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। जो कैमरामैन इनकी वीडियो बनाता है यू टर्न के नाम पर नई सियासी अंगड़ाई सुनने के बाद खान साहब के करीब आता है, कान में सरगोशी करता है, खान साहब आपकी दवाई का वक्त हो गया। और यूं एक गोल दायरा घूमता रहता है और इमरान खान इसमें खुद को और अपने फॉलोअर्स को बार बार घुमाता रहता है। आजकल इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की शान में कसीदा गोई शुरू की हुई है। आपको मालूम होना चाहिए ये वही इमरान खान है जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक जैसे खिताब देता रहा। ये वही इमरान खान है जो फौज के आला अफसरान को अपने ऊपर होने वाले हमले में नामजद करता रहा। और ये वही इमरान खान है जो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है और अब खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ से बाकायदा उम्मीदें लगाना शुरू कर दी हैं। कल इमरान खान ने यहां तक कहा कि उन्होंने नए आर्मी चीफ की बड़ी तारीफें सुनी है, वो हाफिज कुरान है, वो अमल बिल मारूफ पे चलेंगे। लेकिन खान साहब जब वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे थे और आपके चहीतों के कच्चे टठे आपके सामने रख रहे थे तो आप खुद नहीं अनिल मुनकर क्यों बन गए थे। जो कुछ आज आप सुन रहे हैं जरा उस वक्त भी कान खोलकर सुन लेते। बहरहाल खान साहब आपने बिल्कुल ठीक सुना है, नए आर्मी चीफ को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये तो वही है ना जिनको आपने DGISI के ओहदे से इसलिए हटाया था ताकि आप कोई फैज़याब हो सके। और ये वही है ना जिन्होंने अमल बिल मारूफ के तहत आपको मशवरा दिया था कि खान साहब अपने घर पर नजर रखें, वहां करप्शन की फैक्ट्रियां खुल रही हैं। और ये वही है ना जिसने आपको खबरदार किया था कि पंजाब में ट्रांसफर्स के नाम पर फराग होगी अरबों रुपया बना रही है। और ये तो वही है ना जिसने ईमानदारी के साथ ईरान के अंदर आपको बताया था कि मुल्क के मफाद में क्या क्या ज़रूरी है और इसी मफाद के लिए उन्होंने आपका फ़ोन सुनने से इनकार किया क्योंकि वो है ही एपॉलिटिकल। और इससे बढ़कर आपको ईमानदारी और अमल बिल मारूफ का सबूत क्या चाहिए। क्या आप चाहते हैं आपको एक बार फिर कोई खाकी छतरी फराहम की जाए, आप पर होने वाले सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाए। नो खान साहब, इतनी आसानी से आप राय फरार इख्तियार हासिल कर सकते हैं। अभी तो आप पर इस कौम का बड़ा भारी कर्ज है जो आपने अदा करना है। बहुत से आंसू हैं जिनका आपने जवाब देना है, बहुत सी इज्जतें हैं जिनकी पामाली का हिसाब देना है, बहुत सी पगड़ियाँ हैं जिनको उछालने का जुर्म आपके सर पे है। आप तो रियासत मदीना का वादा करते थे, आप तो सैयदना हज़रत उमर की मिसालें देते थे। अभी तो आपने लाखों लोगों की कसम पुरसी का हिसाब देना है, बेघरों की आपसे जुड़ी उम्मीदों का हिसाब देना है। इसके बगैर तो हम आपको दोबारा अवाम में नहीं आने दे सकते। आप तो इस कौम को हया का दर्स देते नहीं थकते थे, आप तो इस कौम को शर्म और हया सिखाने आए थे और आप तो फहाशी के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। आप तो लोगों को रियासत मदीना तो सानी फराहम करने आए थे और आपने क्या किया। इलेक्शन कमीशन के सामने आपने अपने ही गुनाह छुपा लिए, आपने अपने ही लोगों को धोखे में रखा। ना तो आपने इलेक्शन कमीशन को सीधा वाइट का बताया और रही अपनी बेटी टेरियान खान तो उसका भी नहीं बताया। ये तो इस कोर्ट में भी साबित शुदा है जिस मगरिब की आप मिसालें देते हैं। अब आप तो अपनी सदाकत और ईमानदारी की मिसालें देते थे, लेकिन अब तो आप सादिक और अमीन नहीं रहे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप कौम से झूठ बोलने की सजा आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत ताहयात नाअहली की सूरत में अब बन रही है। लेकिन रियासत मदीना के कानून के हिसाब की इस तरह बेटी को छुपाने की सजा क्या होगी वो आपको सुनने में भी सकत नहीं, वरना आपकी कांपें टांग जाएंगी। आपने 34 गैर मुल्कियों, 651 कारोबारी इदारों और कंपनी से फंड लिए। आपने 13 नामालूम अकाउंट्स के बारे में बताने से इनकार किया। आपने जब इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा करवाया तो उसमें भी गलत बयानी से काम लिया।
आपने पार्टी अकाउंट्स के बारे में जो जो बयान हल्फी जमा कराया वो झूठा था। फिर आपने झूठ पर झूठ बोला कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। यहां पर भी आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इस केस में अगर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 17 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो यहां पे भी आप पे तायात ना अहली क्या कहते हैं दीवार पे लिखी हुई है। लेकिन आप कौम को बताएं ना कि रियासत मदीना में झूठ की सजा होती क्या है। आपने तो कौम की अमानत और मुल्क के वकार को भी नहीं छोड़ा। जितने जितने तोहफे तोशा खाना में आए आपने औने पौने दामों बेचे और अपनी गाड़ी चलाई। अरबों रुपए की घड़ियां करोड़ों में बेच दी। टैक्स से बचने के लिए आपने कौम से असासे छुपाए। टैक्स गोशवारों में भी आपने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। कीमती घड़ियां आपने कौड़ियों के दामों बेचकर उस पर ढिटाई से कायम रहे। इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत तो यहां ताहयात ना अहली बनती है। लेकिन आप बताएं ना रियासत मदीना में घड़ी चोर की सजा क्या है। इस रियासत मदीना में जहां पहने हुए कपड़े का भी अमीर उल मोमिनीन से सवाल होता था और जिसकी मिसालें देते आप नहीं थकते थे। अगर आपने वाकई 4.25 साल रियासत मदीना बनाई है तो फिर आपका हाथ भी कटना है और कोड़े भी पड़ने हैं। लेकिन क्या इस पर अमल किया जाएगा। आपकी जमात ने हमारे शोहदा का मजाक उड़ाया, शोहदा की माओं के जज्बात का मजाक उड़ाया, इदारों में बगावत का बीज बोया। आपकी इस हरकत में दुश्मन मुल्क में खुशी के त्यौहार बनाए गए, जश्न हुआ आपकी सरबराही में। मुबैना तौर पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती रही, बल्कि आप तो फ्रंट फुट पर आकर उस मुहिम को लीड कर रहे थे। जलसों में नारे लगवाते रहे, सोशल मीडिया पर जारी तूफान बदतमीजी की निगरानी करते रहे और फिर अपने इन्हीं कीबोर्ड वॉरियर्स के तारीफों के पुल बांधते रहे। पाकिस्तान के कानून के तहत तो इस पे 7 साल कैद सजा बनती है। आप बताएं रियासत मदीना में अगर कुछ सालार के खिलाफ बगावत करे तो उसकी सजा क्या होगी। आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के लिए आपने खातून की इज्जत को इस्तेमाल किया, फिर उस खातून को मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ज़दकूब किया। आपने मुखालफिन के खिलाफ ऐसी जाली केसेस बनवाए जिनका जवाब नहीं बनता था। फिर उन्होंने कई महीने बगैर किसी वजह के रिमांड में रखा। अपने चहीते लोगों को ना सिर्फ टैक्स की छूट दी बल्कि अपने एटीएम्स को मजबूत करने के लिए उन पर होने वाले नैब के केसेस भी खत्म करवा दिए। असूली तौर पे तो आपको उसी अडियाला जेल में कैद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में ब्लैकमेलिंग की भी सजा है और वो सजाए कैद है। लेकिन आप बताएं ना रियासत मदीना में ब्लैकमेल करने की क्या सजा है। आपकी जमात ने पिछले 8 महीने में 50 से ज्यादा जलसे किए, लॉन्ग मार्च किए। आपने फन्ने खान बनकर 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसपे इस मुल्क के लोगों के टैक्सों के पैसों से करोड़ों रुपया खर्च हो गया। लेकिन आपके पास इलेक्शन लड़ने उसकी कैंपेन करने के लिए कहां से पैसे आ गए। आपके पास 60 के करीब जलसे करने के पैसे कहां से आए। आपने इंतखाबी अखराजात अभी तक जमा क्यों नहीं करवाए। आप ये बताएंगे कि रियासत मदीना में रियासत को अंधेरे में रखने की सजा क्या होगी। आपने अदलिया की तौहीन की और एक नहीं बल्कि कई बार की। आपने जजेस को धमकियां दी, आपने पुलिस अफसरान को धमकियां दी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तौहीन अदालत पर भी 5 साल नाअहली बनती है। माजी में सियासतदानों ने भी ऐसी सजाएं भुगती हैं। लेकिन आप बताएं रियासत मदीना में काजी के फैसले की तौहीन की सजा क्या होगी। और ये सब वो बातें जो आप पर साबित हैं। इन सब बातों के लिए पाकिस्तान में कानून भी मौजूद है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिनका सेहरा आपके सर जाता है, लेकिन कानून की अदम दस्तियाबी की वजह से आपके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। आपने तो इस कौम की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। आपने बच्चे बच्चे को सियासी कर दिया। आपने घर घर में सियासत के जरिए नफरत का बीज बोया। आपने सियासत में गालम गलोच का कल्चर आम किया। आपने साजिशी खत के जरिए मुल्क की सालमियत और खारजा ताल्लुकात को दाव पे लगा दिया। आपके लोगों ने ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा कर किया, इदारों को कमजोर किया। आपकी कामयाब मुआशी पॉलिसी की वजह से KPK आज डिफॉल्ट की सतह पे खड़ा है। आपकी कामयाब मुआशी पॉलिसी की वजह से मुल्क तकरीबन डूबा हुआ है। और अफसोस यह है कि सारे जराइम वो हैं जिनका अखलाकी तौर पर इंसान जवाबदेह हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आज तक किसी सियासतदान को सजा नहीं मिली। उससे बढ़कर अफसोस ये खान साहब, आप अभी तक अपने जराइम पे पशेमान होना तो दरकिनार, उल्टा उसका इल्ज़ाम भी दूसरों के सर डाल रहे हैं। खान साहब इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सोचने का तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर आप सोचते तो आज इस तरह बद गली में तो ना खड़े होते ना। सोचिए ज़रा कितने साल कैद है खान साहब, और रियासत मदीना के हिसाब से कितनी बारी चोरी की आपको सजा मिलेगी, तो हाथ भी तो 2 ही हैं। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
वो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इमरान खान ने रियासत को मिले तहाइफ उसे चोरी करके बेचा और जब पकड़े गए अपनी अनापरस्ती की इंतहा को छूने लगे। इमरान खान ने कहा है कि मेरी जाती घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। इस मुल्क में हुकूमत बनने का मयार पावर पॉलिटिक्स है। इक़्तिदार और इख्तियार या तो गुजरात के चौधरियों के पास है या बहादुराबाद में बैठे चंद नशिस्तों वाली MKM के पास। राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फ़ोन करके इस्तीफे कबूल ना करने का कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। इस मुल्क के अवाम ने भी क्या बदकिस्मती पाई है कि कहने को यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है और अरबों रुपए लगाकर मुल्क में इंतखाबात भी होते हैं, वोट भी पड़ते हैं, मगर हुकूमत किसकी बनेगी ये मामला ना तो अवाम तय करते हैं ना ही अक्सरियती जमात। इस मुल्क में हुकूमत बनने का मयार पावर पॉलिटिक्स है। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही अयूब दौर से 2022 के आखिर तक इस मुल्क में मार्शल रहा हो या नाम नहाद जमहूरी निज़ाम, इसको चलाने या इसको लपेटने में कभी भी मुल्क के पॉपुलर लीडर या जमात का हाथ नहीं रहा। हमेशा से धड़ेबंदियाँ, प्रेशर ग्रुप तश्कील पाते रहे या तश्कील दिए जाते रहे, जिनकी मंशा और ब्लैकमेलिंग से हुकूमतें बनती और गिरती रही। हमारे मुल्क की जमहूरियत का आलम यह है कि 350 के करीब असम्बली की नशस्तों में से कोई जमात 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 नशस्तें भी हासिल कर ले तो आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि वो माजी में जिन पर थूकती रही है इनको माई बाप बनाए और 8 से 10 सीटों वाली जमात के हाथों ब्लैकमेल होकर उसकी मंशा के मुताबिक हुकूमत चलाए। ज़्यादा माजी में जाने की ज़रूरत ही नहीं। इस वक्त वतन अजीज़ की सियासत को ही मुलाहिज़ा कर लें। पूरे मुल्क में सियासत करने वाली 3 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मगर इक़्तिदार और इख्तियार या तो गुजरात के चौधरियों के पास है या बहादुराबाद में बैठे चंद नशिस्तों वाली MKM के पास। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि दुनिया भर में माने जाने वाले सबराहान, चाहे वो साबिक सदर आसिफ ज़रदारी हों या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हों या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनकी जमात हो, हमें या तो गुजरात की तरफ मुँह किए तरले करते नज़र आते हैं या फिर लाहौर में ज़हूरुल्लाह रोड पर मिन्नतें करते नज़र आते हैं। कहने को तो मुस्लिम लीग काफ इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इत्तेहादी जमात है, मगर इत्तेहाद के नाम पर इख्तियार और इक़्तिदार से परवेज़ इलाही के पास है। इमरान खान के वाज़ेह ऐलान के बाद भी कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, अब तक एक सूबाई असम्बली तो दूर किसी रहनुमा का इस्तीफ़ा तक स्पीकर को नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि जो इस्तीफ़े कौमी असम्बली में जमा करवाए हुए हैं इनको भी रुकवाने की कोशिशें जारी हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फ़ोन करके इस्तीफ़े कबूल ना करने का कहते हैं। लाहौर से मीडिया में गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने का फोरम सिर्फ पार्लियामान है। तमाम सियासी जमातों को मईशत को सहारा देने के लिए हिस्सा लेना होगा। हमें कानून साजी करना और कानून की अमलदारी कायम करना है। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने के कवायद और ज़वाबित हैं। अगर कोई आकर इस्तीफ़े देने का बयान दे और मुझे इल्म हो कि इस पर दबाव है तो मैं इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। जब तक मेरी तसल्ली ना हो मैं इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। स्पीकर ने इंकशाफ किया कि अभी तक PTI वाले लॉजेस में बैठे हैं, मराहत ले रहे हैं, ये पैगाम भेजते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमारा इस्तीफ़ा कबूल ना करो। उनका कहना था कि असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो निज़ाम मजबूत होगा। वक्त ही क्या रह गया है, वैसे इलेक्शन का साल है, 5वां साल शुरू है। बतौर स्पीकर मेरी ख्वाहिश होगी कि हर असम्बली मुद्दत पूरी करे। दूसरी जानिब इस बात की तस्दीक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर भी कर चुके हैं कि पार्टी में इस हवाले से इख्तलाफात हैं। असद उमर ने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद है। एक बयान में असद उमर ने कहा कि कुछ लोग असम्बलियाँ फौरी तहलील करने के हक़ में हैं और कुछ कहते हैं कि अभी असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने का वक्त मिलना चाहिए।
इख्तलाफ और लड़ाई से PTI में नहीं बल्कि सियासत का पावा समझे जाने वाली छोटी मगर मजबूत सियासी असाब की जमात मुस्लिम लीग काफ में भी भरपूर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और वफाकी वजीर चौधरी सादिक हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना होगा कि अरकान असम्बली पार्टी क़यादत के फैसले के पाबंद हैं या पार्लिमानी लीडर के। चौधरी सादिक हुसैन ने अपने एक बयान में कहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील से कबल सुप्रीम कोर्ट पंजाब के अरकान से मुतालिक फ़ैसला करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल पंजाब असम्बली तहलील हुई तो नया सियासी व आईनी बहरान पैदा होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि चौधरी ख़ानदान मुत्तहिद था। मुनसलाई ने दरार डाली। उन्होंने इक़्तिदार के लिए चौधरी ख़ानदान को तकसीम किया। चौधरी सादिक हुसैन ने कहा, मुनसलाई जब चाहें रब्ता कर सकते हैं, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब महात्मा इमरान खान अपनी घड़ी को लेकर एक बार फिर चर्चे में हैं, जिसकी बुनियादी वजह अब की बार उनकी हठधर्मी है। वो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इमरान खान ने रियासत को मिले तहाइफ जिन पर कौम का हक था उसे चोरी करके बेचा और जब पकड़े गए तो बजाय शर्मिंदगी दिखाने के अपनी अनापरस्ती की इंतहा को छूने लगे। इमरान खान ने कहा है कि मेरी ज़ाती घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी ज़ाती घड़ी है, मैं इसे बेचूं या जो मर्जी चाहे करूं। वीडियो लिंक्स के ज़रिए खिताब में इमरान खान का कहना था, इस्टेब्लिशमेंट समेत हर तबके से पूछता हूं, क्या आपको नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमें सिलेक्टेड कहते थे, अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सिलेक्टेड कौन है। सबको मालूम है कि किसने इन्हें NRO2 दिया। उनका कहना था कि मुल्क मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है, हमें इस बहरान से इलेक्शन ही निकाल सकता है। सुलेमान शहबाज भी अब ड्राई क्लीन होगा। साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, ये मुकदमा ढूंढ रहे हैं कि मुझे नाअहल कराया जाए। इदारों को मुल्क का सोचना चाहिए। इसी महीने उनका कहना था, हम असम्बली से निकल जाएंगे, दिसंबर में हमारी तैयारी हो जाएगी कि असम्बली से बाहर निकल जाए। एक जानिब इमरान खान अब तक इल्ज़ामी सियासत से बाहर नहीं निकल रहे, दूसरी जानिब PDM इनके राजों और पसे पर्दा तरले मिन्नतों को बेनकाब करने में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान अभी तक इदारों की मिन्नतें कर रहे हैं, इनके हक़ में मुदाखलत करें। ये अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको 2018 की तरह इक़्तिदार में लाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहरी रहमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मार्च तक असम्बली तहलील नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं पहले पंजाब असम्बली तहलील करो। शहरी रहमान का कहना था कि इमरान खान असम्बली तहलील करने को सियासी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान की किसी धमकी में नहीं आएगी। सियासत में बातचीत गैर मशरूत होती है। बातचीत से पहले मुतालबात नहीं किए जाते। अगर इंतखाबी फ्रेमवर्क पर बात करना चाहते हैं तो मुस्बत U-टर्न लें और असम्बली आएँ। वफाकी वज़ीर का कहना था, मौजूदा मुआशी हालात के ज़िम्मेदार इमरान खान खुद हैं। इमरान खान हुकूमत में होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। वज़ीर ख़ारजा व पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अपनी ट्वीट में बिलावल का कहना था कि सुना है घड़ी चोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं? यकीनन नहीं। उन्होंने कहा घड़ी चोर के इदारों को अपने टाइगर फोर्स में बदलने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि जो इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर लगाया उन सब का मुजरिम इमरान खान खुद निकला। जब नवाज़ शरीफ महंगाई कम कर रहा था, रोज़गार ला रहा था, CPEC ला रहा था, उस वक्त इमरान खान अंपायर की उंगली का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ ने हज़ारों किलोमीटर मोटरवेज बनाए, इमरान खान अपनी बनाई 1 किलोमीटर सड़क दिखा दे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि बुशरा बीबी कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं, बेच दी। बुशरा बीबी ये खान साहब की नहीं, तोशा खाने की घड़ियाँ थी जो आपने बेच दी। अगले इंतखाबात से कबल 2 मज़ीद किरदार सियासत में मुतहरक हो चुके हैं और उनकी एंट्री पाकिस्तानी सियासत में किसी नई पेशरफ्त का इंदिया भी दे रही है।
एक तरफ वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज केसेस से क्लीन चिट मिलने के बाद सियासी बयानात दे रहे हैं, वहीं साबिक वज़ीर दाखिला और 4 साल से खामोश रहने वाले चौधरी निसार भी दोबारा सियासत में सरगर्म होने का ऐलान कर चुके हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आइंदा इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। साबिक मेंबर कौमी असम्बली का रवात के करीब एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था, अवाम अब लंगोट कस लें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन के बाद फैसला करूंगा कि किस जमात में शामिल होना है। चौधरी निसार का कहना था, मैं गालम गलोच की मौजूदा सियासत का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा, मैं गुज़श्ता 4 साल से खामोश था, मगर अब मैंने कौमी असम्बली की दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। अवाम तैयारी कर लें, हमने इस बार नए अंदाज में इलेक्शन लड़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलेमान शहबाज ने कहा है कि नए इंतखाबात का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फ़ौज को नहीं। एक बयान में सलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का यह बयान ताज़ा ढोंग है। इमरान खान बताए जनरल बाजवा को तायात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की, क्या ये अम्र बिल मारूफ था? सुलेमान शहबाज का कहना था कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाला फतवे ना दे। अम्र बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फरा गोगी को अपना फ्रंट ना बनाते। अम्र बिल मारूफ पर अमल करते तो शहदा के ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम ना चलाते। उन्होंने मज़ीद कहा कि अम्र बिल मारूफ को छोड़ो और फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़ लंदन में हर जाने का दावा दायर करो। बज़ाहिर सियासी सूरत हाल वादे कर रही है कि पाकिस्तानी सियासत में साल 2023 काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। ये क्या होगा, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इमरान खान साहब जो है इस वक्त मचले बन रहे हैं, तो अमर बिल मारूफ आप ना करवाएं उनसे, क्योंकि अमल बिल मारूफ के साथ ही नहीं है दिल मुनकर भी होता है कि जी जैसे इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी तो ही नून लीग जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। मरियम नवाज शरीफ को और हमजा शहबाज को भी ये, इन दोनों को ये लेगेसी उन्होंने ट्रांसफर करनी है। इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में कहा कि जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उनको जो है वो अमर बिल मारूफ पे अमल करना चाहिए। इमरान खान साहब के लिए अच्छी बात नहीं होगी, खतरनाक बात होगी। उन्हें इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है और हमारी बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी के साथ ही जुड़ती हैं। इवन हमारे जो आने वाले इलेक्शन है वो भी इकोनॉमी के साथ जुड़ते हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा कि डॉलर तो रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब खबर ये भी सुनने में आई है कि पाकिस्तान को जो है वो कोई 55 करोड़ से ज़ायद जो है वो डॉलर मिल गए हैं। तो क्या इस तरह की इमदाद के बाद, ये सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद दी जा रही है, तो इस तरह की इमदाद के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कहीं मुस्तहकम होगी और चीज़ें कुछ बेहतर हो गई? एक और अच्छी खबर है इस हवाले से, 55 करोड़ डॉलर जो है, 55.5 करोड़ डॉलर जो है वो हमें एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिले हैं, जिनमें 47 करोड़ डॉलर का कर्ज है और एक तकरीबन 8 लाख डॉलर जो है 80 लाख डॉलर का जो है वो उनकी ग्रांट है और बाकी 71 मतलब तकरीबन 71 मिलियन डॉलर जो हैं वो उन्होंने जो है वो पिछले एडजस्ट करने थे वो किए हैं। यूं कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए हमारा ज़र मुबादला का ये इशू जो है वो सॉल्व होगा, इस वक्त यही कहा जा रहा है। लेकिन देखिए ये इकॉनमी की चलाने के तरीके नहीं है। इकॉनमी तब ही चलेगी जबकि आपके जो हैं वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और अब तक इस साल में अब तक सिर्फ एक शोबे ने ग्रोथ शो की है और वो आपका और मेरा शोबा है, यानी कि जो हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं।
आईटी एक्सपोर्ट्स जो है हमारी ये 25% जायद हैं पिछले साल की निस्बत इस साल। तो ये एक शुबा है जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो की है। अदरवाइज बाकी शोबों के अंदर किसी में 1% ग्रोथ है, किसी में 2% है, किसी में 3% है, बाकियों के अंदर ग्रोथ नहीं है। अच्छा सर, ये जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अपनी पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए, इसको हम बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं इलेक्शंस के साथ कि जी जैसे इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी तो ही नून लीग जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ अभी इकोनॉमी में कोई इतनी बेहतरी नहीं आई है, ये इमदाद मिलने का ही कोई सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरह से आपने खुद भी एनालिसिस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब ने जो है कोई लिस्टें तलब करना शुरू कर दी हैं और वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इलेक्शन से पहले ही ये सब कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा फिर वही सवाल है कि क्या इलेक्शन करीब है और नवाज शरीफ आने वाले हैं? देखिए, मैंने ये ख़बर सुनी है फीफा, और मेरे लिए भी उतनी ही हैरानकुन थी जितनी आपके लिए है कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उम्मीदवारों की फहरिस्तें तलब की हैं, सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के कौन कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे, उनके लिए वो नामों के ऊपर गौर व खौज शुरू करने जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि PMLN जो है वो पूरी तरह इलेक्शन में उतर चुकी है। मैंने इस हवाले से मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ लोगों से बात की, लंदन भी एक आध फ़ोन किया वहाँ पे कुछ जर्नलिस्टों को। तो बेसिकली देखिए, अब इलेक्शन ईयर का आगाज़ हो गया है। ये आखिरी साल तो इलेक्शन ईयर होता है ना, तो अगर शेड्यूल के मुताबिक जो PMLN का शेड्यूल है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो उस सूरत में भी इलेक्शन का साल शुरू हो गया। इसमें तमाम पार्टियां जो हैं वो नए लोगों को अपने अंदर शामिल करती हैं। आप देखिए JUI ने वो जो बलूचिस्तान के साबिक चीफ मिनिस्टर से डिग्री होती है वो वाले, उनको शामिल किया अपनी सफ़ों के अंदर। हाफिज हुसैन अहमद साहब शामिल हुए हैं JUI के अंदर। तो इस साल के अंदर सियासी पार्टियों ने अपनी जो है सफ़बंदी करनी होती है। तो मुझे भी लगता है कि इलेक्शन भले मार्च में हो, अप्रैल में हो या अक्टूबर में हो, PMLN का जो उनकी तंजीम साजी है, वैसे तंजीम साजी का लफ्ज़ बहुत बदनाम हो गया, लेकिन उनकी तंजीम साजी अधूरी पड़ी हुई है। मतलब आप देखिए ना कि लाहौर जो है वो कितना बड़ा शहर है, और परवेज़ मलिक साहब अल्लाह बख्शे फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, बहुत नाइस आदमी थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने लाहौर के अंदर कोई हेड नहीं लगाया। हालांकि ख्वाजा साद रफीक के जो छोटे भाई हैं वो मतलब हमें बताया गया कि तकरीबन नाम फाइनल हो गया ना, है जी बिल्कुल, वो नाम फाइनल हो गया था उनका, लेकिन नहीं लगाया जा सका उनको, या नहीं लगाया गया, अनाउंस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पार्टी की तंजीम का कोई वाली वारिस ही नहीं है। तंजीम साजी तो वैसे ही हम मजाक में कह देते हैं। और उसके से रिजल्ट हमने देखे भी हैं उसके, कि नून लीग को लाहौर में जिस तरह से जो हाल हुआ है, या बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आए थे पंजाब में, तो वो इसी वजह से ही है। जी यही मैं कह रहा हूँ ना कि तंजीम तो कहीं पे आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस सूरत के अंदर आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? जो कैंडिडेट्स हैं आपके, उन्होंने अपने अपने हलकों में अपनी जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो फोर्स बनाई होती है, उसी की बुनियाद के ऊपर मामला चल रहा है। तो फिर पार्टी का तो कोई फायदा ना हुआ किसी को। एक तो ये है सूरत हाल। वो जो आपको खबर मिली थी ना कि डेरा खोल दो, तो अब डेरे खुलने लगे। हाँ, डेरे खुल गए, बल्कि खुलने लगे नहीं है, खुल गए। मुझे तो दावत भी आ गई है हाफिजाबाद से कि जनाब आपने हमारे डेरे पे आना है। अच्छा सही, तो चलो आप दावत जरूर खाइएगा। अभी तो आप रात को प्रोग्राम करके जाएंगे और सुबह मतलब फजर के वक्त घर वापस आ जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा जी हमारा डेरा सारी रात चलता है जी, आपने आना ज़रूर है, आपने खबर दी थी। मैंने कहा जी मैं आऊँगा। अच्छा, लेकिन देखिए नवाज शरीफ जो हैं वो पिछले कम अज़ कम 2.5 से 3 साल से यहाँ से दूर है। उससे पहले वो जेल में थे। अगर आप देखें तो 2016 से लेके अब तक जो है उनका पार्टी से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है ना, इलेक्शन तो उन्होंने जेल में ही देखा था। उससे पहले वो अपनी मिसिस की तीमारदारी के लिए लंदन गए हुए थे। तो अब वो चाह रहे हैं कि दोबारा पार्टी के मामलात के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करें,
क्योंकि वो जो लेगेसी है उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है मरियम और हमज़ा के, मरियम नवाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को भी, ये इन दोनों को ये लेगेसी उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है। तो इसलिए वो उसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन वगैरह करने जा रहे हैं। मैं अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा कि मार्च अप्रैल के अंदर कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसके बरक्स मेरा ख्याल ये है कि PMLN ने पहली दफ़ा PTI का ब्लफ कॉल कर दिया है। वो हर दफ़ा जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, तो अब उन्होंने कहना शुरू किया अच्छा आप कर दें। अब उन्होंने कहा हम असम्बलियाँ, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उन्होंने कहा कर लें। उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, उन्होंने कहा करके दिखाएं। अब वो कह रहे हैं हमने असम्बलियाँ तोड़नी होगी, तो तोड़ दें आप, ठीक है हम अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे और ये देखो हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये कोई इस तरह की बात लग रही। सही। तो लेकिन सर अब इमरान खान साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब ये नून लीग और जो ये कहना सुनना था नून लीग और PTI के दरमियान, मुझे लगता है कि बात इससे आगे कहीं चली गई है। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में कहा कि जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उनको जो है वो अमर बिल मारूफ पे अमल करना चाहिए और वो हाफिज़ कुरान है, तो आपको इसका क्या मतलब नज़र आता है? आपको लगता है कि उनकी कोई मुलाकातें पॉजिटिवली हो रही हैं, उनको कोई आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है, या ये बस वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि उनके हिसाब से चीज़ें इस तरह से चलनी चाहिए? देखिए इसके दो पहलू हैं, एक संजीदा है और एक गैर संजीदा। संजीदा पहलू हम पहले बात कर लेते हैं, हासा हम बाद में डाल लेंगे जी। और वो ये संजीदा पहलू ये है कि देखिए अपना ये बेसिकली इमरान साहब जो हैं उन्होंने एक किस्म की अर्जी डाली है नए आर्मी चीफ को। ये वही हाफिज़ आसम मुनीर शाह साहब हैं कि जिन्होंने जब बताया था कि इनकी जो खातून अव्वल थी उस वक्त बुशरा बीबी जो हैं उनके लेन देन के जो मामला थे, मतलब कि वो जो हार वगैरह और हीरे वगैरह वसूल करती पाई जा रही थी, उन्होंने इसी की इतला दी थी ना। तो इन्होंने इंतहाई अनसेरेमोनियसली तरीके से उनको संडे के दिन नोटिफाई करवाया था कि वो उनको ओहदे से हटवा दिया था। वो ISI को हेड कर रहे थे। तो ये तो हमें बात नहीं भूली। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मचले बन रहे हैं। इमरान खान साहब हाफिज़ आसम मुनीर शाह साहब को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया हुआ है। अब ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो कह रहे हैं कि देखिए चूँकि हम भी अमर बिल मारूफ के ऊपर चल रहे हैं, तो आप भी हाफ़िज़ कुरान हैं और आप अमल बिल मारूफ का जो है वो हुक्म फरमाएं। उसके ऊपर किसी सितम ज़रीफ़ ने कहा कि अगर अमल बिल मारूफ के बाद उन्होंने नही अनिल मुनकर शुरू कर दिया तो वो तो जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब वो तो सीधी आपके ऊपर ज़्यादा पड़ जाएगी। मतलब आपने क्या हासा डाल दिया दरमियान में। तो अमर बिल मारूफ जो आप ना करवाएं उनसे, क्योंकि अमल बिल मारूफ के साथ ही नहीं अनिल मुनकर भी होता है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। और फिर ये PTI के दोस्तों ने हमें बताया कि बुराई से रोकने के कई दर्जे होते हैं। आप जो है ना वो हाथ से भी रोक सकते हैं, आप ज़ुबान से भी रोक सकते हैं, और अगर आप ये दोनों काम ना कर सकें तो फिर आप कम से कम दिल में बुरा जाने। ये हदीस जो है ये बहुत दोहराई है हमारे PTI के लोगों ने। तो अब मेरा मतलब है कि अगर लोगों ने हाथ से रोकने की कोशिश की और आपने ही मुनकर करार पाए हुए, तो फिर मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, ख़तरनाक बात होगी। तो उन्हें इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। सर एक और ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त हमारी जो है वो पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पे भी चल रही है, जिसमें कई हलाकतें भी हो चुकी हैं। तो आप अभी हालांकि हम एक बहुत पॉजिटिव साइन देख रहे थे कि जी हिना रब्बानी खर का वहाँ पे दौरा भी हुआ और शायद सफारती सतह पे जो है वो चीज़ें बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। लेकिन बजाय इसके कि हालात बेहतर होते तो वहाँ पर तो हलाकतों का सिलसिला और ये जो फायरिंग सब कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बिगड़ने के चांसेस हैं या कुछ बेहतरी हो सकती है? अफीफा देखिए दो इसके पहलू हैं। एक इसका पहलू जो है वो ह्यूमन है और दूसरा पहलू जो है वो करप्शन है। पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दरमियान मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 5 पॉइंट हैं जहाँ से लोग जो है वो आर पार जा सकते हैं अपने कागजात दिखा के। अब आप अगर तोरखम से शुरू हो जाइए और डेरा इस्माइल ख़ान के पास है वो भी, और ये इधर अपना इससे ऊपर जो पड़ते हैं 2 पॉइंट वो भी, और फिर चमन वाला भी, चमन को छोड़ के
बाकियों में कुल मिला के 2500-2600 से लेके 4000 लोगों तक जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया होता है। मैं एट एन एवरेज ही बात कर रहा हूँ। और चमन के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करने वालों की तादाद होती है 16,000 17,000 रोजाना की। अच्छा, हाँ, ये रोजाना की मैं आपको तादाद बड़ी बता रहा तादाद है। हूँ। एट एन एवरेज 20,000 लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान की तरफ आते भी हैं और अफगानिस्तान की तरफ भी जाते हैं। अब इतने ज़्यादा चमन के बॉर्डर के ऊपर लोग बॉर्डर क्यों क्रॉस करते हैं? देखिए, अगर आपको याद हो तो एक वाक़या हुआ था अखरोटाबाद वाला, जिसमें एक उज़्बेक फैमिली को हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। गलत हुआ था, बहुत जुल्म हुआ था, शदीद जुल्म हुआ था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा जी। लेकिन पूछने वाली बात ये बनती थी कि वो उज़्बेक फैमिली यहाँ पे आई कैसे थी, और वो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त कोई ना कोई काम तो हुआ होगा ना, कोई ना तो कोई चमत्कार उन्होंने दिखाया होगा। ये बेसिकली ना ये ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं अफगानियों के अंदर और बहुत बड़ी तादाद के अंदर शामिल हैं, और उनके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं लगी अब तक। ये सेंट्रल एशिया के ममालिक के अंदर बहुत सारी जो मूवमेंट्स चल रही हैं, जो तहरीकें चल रही हैं, उनके लोग वहाँ से भागते हैं, और भाग के उनको जहाँ पे बग़ैर पासपोर्ट के पनाह मिल जाए या दाखिले का मौका मिल जाए या गुजर के आगे जाने का मौका मिल जाए, वो उधर की तरफ भागते हैं। तो ये अफ़गानी ह्यूमन स्मगलर जो हैं, ये सेंट्रल एशिया की मुख्तलिफ रियासतों से पूरे के पूरे ख़ानदान लेके आते हैं और ब्लैकमेल करके। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हाजी सनाउल्लाह बैठे हुए हैं हमारे, जो बॉर्डर के ऊपर जो इमिग्रेशन के लोग हैं, वो भी करप्शन करते हैं और रज के करते हैं और करते होंगे। जाहिर बात है, उनके अगर वो दरम्यान में मुलव्वस ना हो तो इतनी सूरत हाल खराब नहीं हो सकती जी कि वो यहाँ पे इतने लोग जो है वो इलीगली आ जाए। लेकिन जहाँ पे उनके साथ इनके लेन देन के तनाज़ात होते हैं तो फिर इस तरह की फस क्रिएट करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक अफ़गानी ने उसकी बाकायदा फुटेज भी जारी की थी, पाकिस्तान के इमिग्रेशन के हुकाम ने। उसने बंदूक निकाली है और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में 3 लोग ज़ख्मी कर दिए। उसने सामने काउंटर पे बैठे हुए जो कि उन लोगों की एंट्रियां और एग्ज़िट जो थे वो कर रहे थे, और उनमें से एक जो शख्स जो था वो जाँ भाग भी हो गया था, शहीद भी हो गया था, और जिसके ऊपर फिर ये कई दिन ये बॉर्डर बंद रहा था। हम तोड़खम महीना बंद रखते हैं, अफ़गानी उतना नहीं चीखते, जी ठीक है, लेकिन अगर एक दिन के लिए भी चमन बॉर्डर बंद हो जाए तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत से लेके उनके लोकल जो लोग होते हैं वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये जो फायरिंग हुई है ये भी इसीलिए हुई है कि पिछले दिनों जब ये वाक़या जो मैंने अभी पहले बयान किया, जिसमें हमारा एक इमिग्रेशन का बंदा शहीद हो गया था, उसके बाद 3 दिन के लिए बंद रखा गया था वो बॉर्डर, जिसके ऊपर काबुल हुकूमत को भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, और वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। क्यों भला? उनका रोज़गार रुकता है, उनका जो थबंटू लगे हुए हैं वो रुकते हैं, ठीक है, और वो जो ये ह्यूमन स्मगलिंग के से और इस तरह की दूसरी गुड्स की स्मगलिंग से कमाते हैं। भाई आप खुद अंदाज़ा करें कि पूरे बाकी 4 जो आउटलेट हैं उनमें से तो गुजर रहे हैं 2,500-3 हज़ार अफराद, और बाकी 17,000 अफराद यहाँ से गुजर रहे हैं। 17,000 अफराद को तो आप लाहौर की सबसे बड़ी सड़क पे कह दें कि आप यार यहाँ पे चलना शुरू कर दें तो 2 घंटे के लिए वो सड़क भी बंद हो जाएगी, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, 17,000 जो होते हैं। तो वहाँ से गुजरते कैसे हैं? मेरे लिए तो ये इमेजिनेबल नहीं है, ऐसा ही है, मेरे लिए ये इमेजिनेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अफ़गानिस्तान का हमेशा से इसरार है रहा है वो ये है कि चमन बॉर्डर के ऊपर जनाब हम जो है कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान का इसरार है कि भाई एंट्री एग्ज़िट जो है वो किसी नाम पे तो होनी है, तो वो कहते नहीं हम आपको ज़ुबानी नाम बता देंगे, तो आप वो ज़ुबानी नाम का इंदराज कर लें और बस हम चले जाएंगे और शाम को हम मजदूरी करके वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है वहाँ, मतलब जब तक उनको इजाज़त दी जाए कि वो जो चाहे कर लें तो तब तक सब ठीक है, और वरना जो है ये हालात ख़राब होना। अगर मैं आपको ये इससे एक और आगे बात बताऊं, वो जो हमने गिरफ्तार किया हुआ है, वो जो हमारे पास है, उनका इंडिया का जासूस जो है वो भी इसी रास्ते से गुजर के तो कोयटा आता था, ठीक है, और कोयटा से फिर वो कोयटा से निकल के तो चाबहार चला जाता था, ईरान चला जाता था, यानी अफगानिस्तान से आता था, इधर तकरीबी कार्रवाइयाँ करवाता था, और फिर वो कमांडर जो है उसका नाम है क्या, मेरे अभी ज़हन में आ जाता है,
और फिर वो चला जाता था उधर चाबहार को, और फिर चाबहार से इधर ग्वादर में एंटर होता था, और ग्वादर से मतलब वो तो घूमता फिरता था ना। तो ये बॉर्डर इतना एक पोरस है, यानी कि वो जो भारत का इंडिया का जासूसों का जो नेटवर्क चला रहा था वो भी इजीली आ जा रहा था और कोई उसको रोकने वाला नहीं था। नाज़रीन, फिर भी आज की जो भी खबरें थी उस पर आपने एनालिसिस सुना। रिजवान रज़ी साहब का मज़ीद खबरों और तज्ज़िये के साथ जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी फिक्र करें, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का छोड़ें। बाप ने दी थी वो घड़ी, वो तो रुमाल भी बेचा है, वो तो पीएम हाउस की गाय पैसे भी बेच दी उसने। 45 बिलियन डॉलर हजम कर गए और अभी तक लोगों को इनसे हमदर्दी है। ये वो निंजा टर्टल है, बिल्कुल फुदकना फुदकना फुदकना। अभी तो सियासत जिसकी दफन हुई है उसका नाम है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, और लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान आए नहीं और कोई भी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता कि वो कब पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उनके बारे में जो ये अफवाहें हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, उस हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ लाहौर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो लाहौर नहीं जाते, कहीं और चले जाते हैं, तो उनकी तो सियासत दफन नहीं होती। अब बात यह है कि अभी तो सियासत जिसकी दफन हुई है उसका नाम है इमरान खान। उसका अपनी नबेड़े और दूसरों की फिक्र छोड़े और झूठ बोलना कम कर दे। और सबसे पहले वो नवाज शरीफ को छोड़े। लंदन में जो उसकी बेटी है, जो 27 साल से बेचारी महरूम है, कि उसका बाप उसके सर पे दस्ते शफकत रख दे, उसके ऊपर जाके रख दे हाथ, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से भी माफी मांगे कि उसने हकूकुल इबाद का इतना, हकूकुल अल्लाह का तो किया, हकूकुल इबाद का इतना ज्यादा उसने जूते की नोक पे रखा। जहां तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो मैं कन्विंस हूं कि वो अभी नहीं आ रहे। पहली बात, वो इतनी जल्दी नहीं आते। अभी तो सलमान शहबाज आए हैं, सलमान शहबाज के केसेस होंगे, देखते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले, मियां साहब के आने से पहले, आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चुड़ैल की मुखबरी ये है कि शायद पंजाब में तब्दीली आ जाए। अच्छा। और ये है कि ये अगले एक हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है। और लगता ही है कि इत्तेहादी जो हैं उनके पास अब तमाम वोट्स पूरे हैं। और पीटीआई के अपने लोग जो हैं 10-12 लोग, वो खुद वजीर आला परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाह रहे। अच्छा। तो इमरान खान साहब को लिए मैसेज ये है मेरा कि अपनी फिक्र करें, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का छोड़ें। ये छोटी बातें तो खान साहब पहले भी करते थे। अमेरिका गए थे तो जलसे में कह रहे थे कि मैं वापस जाऊंगा, एसी ले लूंगा, जेल में से ये ले लूंगा, पंखा उतार लूंगा। ये छोटी बात नहीं है, ये इनके शौक है, हर एक को गिरफ्तार कर डाले। तो लेकिन आपने कहा कि इमरान खान की तो अपनी सियासत दफन हो गई है, लेकिन सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ खान साहब की तो सियासत इस वक्त जिंदा है, कि अवाम को इंगेज इस वक्त सबसे ज्यादा खान साहब ने ही रखा हुआ है। जो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मदारी एंगेज करता है अवाम को। आपने मदारी नहीं देखा सर्कस के बाहर एक बंदर लेके बैठा होता है, एक मेला लेके होता है। ये अवाम भी वही है। मैंने अभी किसी को देखा, किसी ने एक मुझसे ना व्हाट्सएप पे शेयर किया होता, ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक चलाया, पोल चलाया कि 1965 की जो वॉर है वो किसकी वजह से पाकिस्तान जीता। तो 52% लोगों ने कहा कि इमरान खान की वजह से। अब यानी मैं को गाली नहीं देना चाहता, मैं को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन उन अकल के अंधों से पूछो कि कहाँ था इमरान खान उस वक्त। पैम्पर से फिर रहा था, क्या कर रहा था अपना। पैम्पर तो नहीं थे उस जमाने में, लेकिन पोतड़े शोतड़े होंगे बड़े वाले, मियाँ वाली में। खैर, तो क्या तुम कहाँ से कहाँ ले गए और क्या बातें कर रहे हो। ये अकल के अंधे जो है ना, इनका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर उनमें पॉपुलर होना है इमरान खान ने, तो इमरान खान को मुबारक हो, जिसको पसंद है उसको मुबारक हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के इमरान खान का जो बयानिया है वो अब हर तरफ से झूठा साबित हो रहा है। माई क्वेश्चन टू यू इज माविश ओनली वन, आप क्योंकि इतनी ज्यादा सपोर्टर है इमरान की, आप उसके यानी पॉलिटिक्स की, आज मैं आपसे सवाल कर लूं 2-3 हैं, कर लूं? इजाजत है ना? सर मैं अब ये तो आपकी अब देखे ना, बात यह है कि जुल्फी बुखारी और
बुशरा बेगम की एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें ये पता चल गया कि ये है, और बुशरा बीबी खुद शामिल है, घड़ियां दे रही है, ये कर रही है। तो अब इमरान खान जी अगर वाकई वो रियासत मदीना बनाना चाहता है तो क्या अपने घर वालों को निपटेगा? क्या बुशरा बेगम को तलाक देगा ये कह के कि ये चोरी कर रही थी, मैं नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, या अपनी सियासत छोड़ेगा? पहले तो बताइए मुझे, इमरान खान का क्या फैसला होना चाहिए? सर, खान साहब कह रहे हैं, खान साहब ने तो अभी मैं देखी थी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मेरी घड़ी है, मैं उसको अपने पास रखूं, मेरी मर्जी। बात ये है कि उनके बाप ने दी थी वो घड़ी, और एक घड़ी नहीं 110 तोहफे, घड़ियां भी हैं, एस्ट्रे भी है, वाजेस भी हैं, वो तो रुमाल भी बेचा है, वो तो पीएम हाउस की गाय पैसे भी बेच दी उसने, 1.5 अरब की गाड़ियां 20 करोड़ में ले ली। सर वो पीएम हाउस से जब निकले थे उनके हाथ में सिर्फ एक डायरी थी। अच्छा, ये डायरी थी, मतलब वो भी अपनी नहीं थी, और डायरी में हिसाब लिखा हुआ था महावेश, सिर्फ डायरी थी। मैंने कहाँ कितने पैसे रखे हुए हैं, कितना गबन किया हुआ है। सर, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इमरान खान अचानक नाजिल नहीं हुआ, बल्कि उसको एजेंडे के तहत मुसल्लत किया गया, और जो भी मंसूबा साज थे उन्होंने तहिया कर लिया था कि इसे रियासत पर मुसल्लत करना है। तो आप प्रोजेक्ट इमरान खान पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन रखता हूँ, मैं तो खुद उसका हिस्सा था, मैं तो अच्छा। प्रोजेक्ट इमरान खान के बीच में था, मैं तो मतलब आपने भी मुसल्लत किया था उनको? नहीं, मैं तो बिलीव करता था एक्चुअली, मैं तो अच्छा। बिलीव करता था, मेरा तो आपको पता है रोमांस था एक इमरान खान के साथ। हम्म। लेकिन जो लंदन मीटिंग थी, जो लंदन प्लान होता था, उसका तो बिल भी मैंने दिया था महावेश। वो जो होटल में खाना हुआ था जिसमें डॉक्टर तारुल कादरी भी थे, चौधरी शुजात भी थे, इमरान खान भी थे, जहांगीर तरीन भी, वो जरा इमरान खान से पूछे ना किसने दिया था, कोई इमरान ने दिया था उसका बिल, जाके उसको तो पता भी नहीं होगा बिल हुआ कितने का था, क्योंकि उसने तो आज तक कभी बिल नहीं दिया। देखे, पहले जनरल पाशा बीच में आ गए, फिर जनरल जहीर का भी बाद में पता चल गया, तो और क्या होता है प्रोजेक्ट लॉन्च करना। तो ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं, इमरान खान एक प्रोजेक्ट था, उसको लॉन्च किया गया था, और पूरी तरह फेल हुआ। प्रोजेक्ट है, उनको लॉन्च किया नहीं, एक मिनट, बात खत्म होने दें। आपका जो गुस्सा है ना शहबाज शरीफ पे, वो मैं साथ मिलकर आपके शेयर करता हूं। मुझे शहबाज शरीफ साहब पे कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैं तो मानती हूँ लाहौर को बना दिया शहबाज शरीफ ने, मैं मानती हूँ इस चीज को। अच्छा, अब बात ये है कि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहना कि उनको लॉन्च किया गया वो इसलिए ज्यादती है। शहबाज शरीफ जो है वो 11-12 जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार है, वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसको लॉन्च किया गया, दैट इज अनफेयर। तो सर फिर इस तरह तो खान साहब को भी अवाम ने वोट दिया था, तो वो भी जाहिर है अवाम लेकर आए थे। मुझे पता है किस तरह अवाम का आरटीएस किस तरह बंद हुआ था, 8 घंटे कैसे वोटिंग बाद में काउंट हुई, कैसे कराची में टिकट दिए गए, पाक सरजमीन पार्टी के जो सीटें थी वो छीनी गई, किस किस तरह से क्या क्या काम हुआ, जरा देखें ना, फिर मुझे बताइए। सर, खान साहब ने मईशत की तबाही का राज ढूंढ लिया है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ 2 वाकयात देख लें, एक आजम सवाती वाला, और दूसरा वो कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमात, और दूसरी तरफ अरबों की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, और उसमें मुलविस सुलेमान शहबाज, जिनको जाहिर पाक साफ करार दे दिया गया। तो सर यही वजह है हमारी मईशत पहली बात ये है, सबसे पहली बात है कि आजम सवाती का पाकिस्तान की मईशत से क्या ताल्लुक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि इमरान खान एक झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, धोखेबाज आदमी है, लोगों को उसने बंद गली के अंदर डाला हुआ है। आप खुद मुझे बताएं, ऑनेस्टली बताएं, आजम सवाती का पाकिस्तान की मईशत से क्या ताल्लुक है? दूसरी बात, सलमान शहबाज का क्या ताल्लुक है? सलमान शहबाज कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर थे ही नहीं कि उन्होंने यहाँ पे एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर उन्होंने कोई तो है ना उन पे केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी है। मैं महावेश आपको एक बात बताऊं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी भी डीएचए में चली जाए, किसी भी बैरिया टाउन में चली जाए, लेक सिटी में चली जाए, कहीं पे चली जाए, यार एक 2-2 कनाल का घर जहाँ 20-20 करोड़ रुपए का, 12-12 करोड़ का, 14 करोड़ का, इस्लामाबाद में 1000 गज का घर जो है 30 करोड़ रुपए का है, तो ये कोई ले सकता है इस तरह से? कौन सी करप्शन की बात कर रही है? मैं सरकारी करप्शन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर के साथ करप्शन, देखें उसमें तो उसका नाम नहीं आता। तीसरी बात यह कि 4 साल में इमरान खान ने सलमान शहबाज पे खुद से कितने केसेस लिखवा दिए, कोई एक केस भी नहीं करवाया। तो आप अगर समझ रहे थे कि वो सबसे बड़ा यानी करप्शन का किंग है या मनी लॉन्ड्रर है, तो आपकी हुकूमत कम से कम उस पर केस करती ना, हर एक के ऊपर आप करते थे। तीसरी चीज कि जो इमरान खान ने 48 बिलियन डॉलर कर्जे लिए, पहले तो उसका हिसाब है, उससे को कर्जा उतारा या उससे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, या सिर्फ अपना
अपनी तशहीर पे लगाया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और करप्शन की। तीसरी चीज तो कोई नहीं है ना इसमें। तो इमरान खान के झूठ जो है ना, अब इनका दुरानिया कम होता जा रहा है। आप फिक्र ना करें, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सर मैंने 2 दिन शो इसी वजह से नहीं किया क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा पीटीआई सपोर्टर आए हुए थे। मेरा घर पूरा पीटीआई सपोर्टर से भरा हुआ था। मैंने कहा इधर तो बड़ा मसला हो जाना है। अल्लाह ताला रहम करे उनके ऊपर, और अल्लाह ताला उनको इफाका दे, और अल्लाह ताला उनके हाल बेहतर करे। अच्छा सर, फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का कोई फॉर्मूला नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, और असम्बलियों को तोड़ने के लिए तमाम इत्तेहादी जो हैं वो साथ हैं। तो ये वाकई असम्बलियां तोड़ी जाएंगी या जस्ट ये एक और झूठ बोलता है वो आदमी। आप ये शेख रशीद को आप भूल जाती है तो आप डब्बू को ले आती है बीच में। ये आप ऐसे ना करें। उनसे क्या असेंबली आज तोड़ दो, कल 20 तक क्यों? तुमने तो जलसा, तो पिंडी का जलसा हुआ भी कितने दिन हो गए हैं, तुमने 20 को क्यों, 30 को क्यों? बाय द वे आप वो 20 को नहीं तोड़ सकता, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने कल 30 कह दिया। पहले तो आपस में अपना स्क्रिप्ट मिला लें। दूसरा, इत्तेहादी तो बड़ी दूर की बात है महावेश, इनके अपने लोग नहीं इस्तीफा देना चाहते। देखे लगा दे, परवेज लाइन तो ओपनली इंकार कर दिया कि हमने तो मार्च से पहले नहीं करना, मार्च के बाद वो एक और ट्रक की बत्ती ढूंढ के लाएगा, उसके पीछे लगाएगा। तो ये आपको, मुझे, हर एक को इन्होंने एंगेज किया हुआ मीडिया के ऊपर ताकि किसी और की खबर ना चले, सिर्फ इनकी खबर चले। उसके लिए बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ पे इनको कोई नहीं मार सकता, इनसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये खलीफा वाले जो कावे मुसरी हैं, उन्होंने डेली मेल के जो डेविड रोज हैं उनसे कहा कि शहजाद अकबर ने मुलाकात करवाई, उसने 2.5 लाख रुपए जो पाउंड है जुर्माने में से वो कमीशन का मुतालिबा किया है, और ये जाहिर है पाकिस्तान की जो रियासत है उससे ही इसकी वसूली हुई है। तो शहजाद अकबर का एहतसाब कौन करेगा? बात यह है कि शहजाद अकबर ने वो फाइल गुमवाई जो नैब के पास थी, वो भिजवाई उसको, जिसकी वजह से मौसवी जो है उसका एविडेंस खत्म हो गया, और शहजाद अकबर ने एक वीक केस करवाया, एहतसाब का वो उनके हेड बना हुआ था, उसकी वजह से उनको पैसे मिले, और अब वो अपना हिस्सा मांगने गया था कि जनाब मैंने तुम्हें सारा कुछ करवा के दिया, मैंने वो फाइल निकलवा दी, नैब के दफ्तर से चोरी करवा दी, तुमको दे दी, तो अब मेरा हिस्सा तो बनता है ना इतना, तो इतनी तो मेहनत मैंने तुम्हें करके दी। शहजाद अकबर इंतहाई करप्ट तरीन आदमी था, लेकिन पीटीआई के बाकी लोगों में, जिसमें घड़ी चोर शामिल है, ये घड़ी चोर आपका जो है वो शामिल है, उन सब के मुकाबले में शहजाद अकबर एक छोटा था। ये बहुत बड़े बड़े चोर है, और आप देखें 48 बिलियन डॉलर हजम कर गए, और अभी तक लोगों को इनसे हमदर्दी है। इससे बड़ा चोर क्या हो सकता है? चोरी और सीना। सर खबरें ये भी हैं कि इंतहाई खामोशी से इसहाक डार साहब लाहौर तशरीफ लाए, परवेज इलाही से मुलाकात की, उनको नवाज शरीफ का पैगाम दिया और कहा है कि आपकी पुरानी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, आप वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, तहरीक इंसाफ अगर आपकी हिमायत नहीं भी करती तो हमारी हिमायत आपके साथ रहेगी, लेकिन आपने असम्बलियां तहलील नहीं करनी। सर ऐसा कुछ हुआ है? मैं नहीं मानता। अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे इस बात में दम नहीं लगता। जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है ना, वो बहुत ही कीना परवर आदमी, वो नहीं भूलते। उनके साथ कोई बुराई कर दे तो वो नहीं भूलते, क़यामत तक नहीं भूलेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो माफ कर सकते हैं, भूल नहीं सकते। चले मैं आपको ये बता रहा हूँ, पॉलिटिशियन जो होता है वो माफ तो कर देता है, लेकिन वो भूलते नहीं। और वो जो है ना, क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ इतनी जल्दी, अभी जबकि उस असेंबली का कफन भी नहीं मैला हुआ उनका, तो वो इतनी जल्दी ये ऑफर परवेज इलाही को नहीं कर सकते। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और अभी तो मुझे लग रहा है कि परवेज इलाही को चेंज करने की बात जो है ना, उसकी करेंगे 1 हफ्ते के बाद। अगर उसको कोई मिस गाइड करने के लिए गए हैं डार साहब, तो वो मैं नहीं उसका कह सकता, क्योंकि मेरे पास खबर कोई नहीं है। मैंने आपको जो बात बताई है वो मैं अपनी अकल से बता रहा हूँ, अपनी दानिश से बता रहा हूँ। सर फिर एक और बात बताएं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो टालियान है वो इमरान खान की बेटी है, ये उन्होंने कहा है कि इसके कई सबूत भी मौजूद हैं। खान साहब ने खुद भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन कागजात नामजदगी में इस बात को जाहिर ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब से जवाब तलब किया। वैसे आपको लगता है वाकई वो खान साहब की बेटी है? ये बड़ा सीरियस केस हो गया। मुझे लगता है नहीं, मुझे पता है माविश। अच्छा, मेरे से ये ना पूछना कि मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं इमरान के बहुत पर्सनली करीब रहा हूँ, तो मैं खान साहब आपको पता है मैं पर्सनल बातें मैं नहीं बात बोलता। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तस्लीम किया या नहीं किया, मैं किसी की जात के ऊपर नहीं बात करना, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो बेटी उनकी,
ठीक तो है सर ना। खान अब साहब कभी इस बात को तस्लीम करेंगे? अगर उनको आज बता दें कि इसको तस्लीम कर लें तो आपको वजीर आजम बना देंगे, वो अभी उसको क्या, वो सबको बचा तस्लीम कर लेंगे अपना। करें, इमरान खान बहुत लालची आदमी है और वो अपनी अना के लिए, अपनी सेल्फ वो प्रोजेक्शन के लिए किसी को भी तस्लीम कर लेगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन वो जो है ये बहुत सीरियस केस है और ये अभी पीटीआई को और इमरान खान को एहसास नहीं है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्वेश्चन है ये लीगली इमरान खान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग भी है और मुश्किलात वाला है। सर खान साहब ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कहा था कि अगली बारी नून लीग की है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को एनआरओ पहले मुशर्रफ ने दिया था और एनआरओ 2 कमर जावेद बाजवा ने दिया। सर आप ये मैं आपको बताता हूँ कि जब भी खुदा न खास्ता कोई एयर क्रैश होता है ना तो सारा ब्लेम जो है ना वो पायलट के ऊपर डाल देते हैं कि वो तो मर गया, वो तो आएगा नहीं वापस बताने, ठीक है ना। ये इमरान खान बिल्कुल ऐसा झूठ बोल रहा है कि अब बाजवा साहब ने कहा आना को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अब उन्होंने करनी आके ना एज रिटायर्ड आर्मी चीफ, तो डालते रहो सारा। जब इमरान को कहा था तो तब क्यों नहीं इमरान ने आके लोगों के सामने कह दिया कि आज मुझे जनरल बाजवा ने ये कहा है, ठीक है ना। उससे क्या था, इसने तो खुद से उनको एक्सटेंशन दे दी थी और फिर अंदर जाके उनको दोबारा एक्सटेंशन की बातें कर रहा था कि अगर मेरी गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दो हम तुम्हें एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये तो पैर ही पड़ा हुआ था उनके, बाहर आके टार्जन बनता था। ये वो निंजा टर्टल है, बिल्कुल फुदकना, इसको अब समझ कोई नहीं आ रही। और आपको मैंने 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्शन दी थी ना महाविश कि नए आर्मी चीफ की सडनली तारीफें करना शुरू हो जाएंगे इमरान खान। दी थी ना मैंने, नहीं दी थी इसी प्रोग्राम में। जरा उनके टेकर्स देख लें कितनी उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की, उनके साथ तो नहीं उनकी कोई दुश्मनी ना, नहीं है, उनको डीजीआई से ही नहीं हटाया था, इसलिए हटाया था क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी के कारनामे उस वक्त दिखा दिए थे, उन्होंने उस्मान गुलजार के कारनामे उस वक्त दिखा दिए थे और उन्होंने कह दिया था कि हम आपका बजट पास कराने के लिए जबरदस्ती लोगों को नहीं उठा के लाई। पता है, आई मीन कोई ऐसा इमरान खान आप नहीं पहुंच सकती हैं उसको अभी। ठीक है सर, अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे आपके साथ और प्रोग्राम्स करूंगी तो शायद समझ जाऊं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। भी जो है ना वो उनको भी समझ आ जाए। तब वो प्रोग्राम ही नहीं देखते। वो कहते हैं खान के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब, आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अलविदा। पढ़ाई नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई वाला सीन ही नहीं है यहाँ पे। मार्क फॉर एनिमल है या फिर बर्ड है? जस्ट स्टडी, नो वर्क नो स्टडी। लाहौर मशहूर है इश्क वालों के लिए, टूटे हुओं के लिए। छोटी छोटी बच्चियाँ इतनी सी उम्र में टूट गई हैं। पाकिस्तान का झंडा जाट साहब के पापा भी बनाते, फैक्ट्री लाहौर का पापा अख्तर लावा। अच्छा, लाहौर का पापा अख्तर लावा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल बागी टीवी और मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक बार फिर से हम लोग यूसीपी में हैं और यहाँ पे हम लोग आज बच्चों से उनका आईक्यू लेवल जो है ना वो टेस्ट करें, को कुछ आता भी या नहीं। तो देखते हैं कि आज कितने बच्चे हमारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। क्या नाम है आपके? आमिर, फिजान जट। 2 फैज़ान, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? हम बस यूनिवर्सिटी देखते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते। पढ़ाई नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई वाला सीन ही नहीं है यहाँ पे। आज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप लोग? वही हम पहले बता रहे हैं कि पढ़ाई वाला कुछ सीन नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि हम जवाब दे सकेंगे इस चीज़ का, बट आई कैन ट्राई इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ज़रा मुझे बताएं, फ्लावर्स का पता है आपको? फूलों का पता है? जी बिल्कुल। कितने फ्लावर्स होते हैं? कोई नाम आते हैं फ्लावर्स के? सिर्फ एक का ही आता है, गुलाब का फूल। तो आप देते रहते होंगे ना लोगों को, इसलिए। अच्छा, देते नहीं है। अच्छा, आपको मिलते हैं फ्लावर? मिलते हैं। लास्ट टाइम कब मिला? ये भी मिला, 65 की जंग में मिला था, 2 घंटे पहले। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मीन। ओह माय गॉड, बड़ी जल्दी आंसर किया। किसी को दिए आपने या मिला आपको? नहीं, वो असल में ना लैड का टेस्ट दिया हुआ ना, तो उसमें थोड़ा बहुत पड़ा था। ओके, और आप दोनों मत को नहीं पता था, है ना? पता तो जैस्मीन ही होता है। नहीं, आपको? फूल है। ओह अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं आप चैनल पे? और सवाल पूछे, अभी तो बस शुरुआत अभी हुई है। अच्छा, शुरुआत अभी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया? पाकिस्तान का झंडा हफीज जलंधरी। अरे वो तो नेशनल एंथम लिखा था उन्होंने। वो नहीं है, जट साहब नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, जाट साहब के पापा भी बनाते, फैक्ट्री
पाकिस्तान का सबसे पहले झंडा किसने बनाया था? डिज़ाइन किया था जिसने? अच्छा डिजाइन वकारुल मुल्क आई थिंक, नहीं इस तरह का नाम है कोई। अमीरुद्दीन ने बनाया था, ठीक है, अमीरुद्दीन नाम है उनका। अच्छा, तो मुझे बताएं कि वैसे जो- किसने बताया था कि उसने बनाया? मुझे पता है, मैं लाइक बच्ची हूँ क्या, मतलब आप अपने जैसे समझा हुआ है मुझे आपने। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर करें। PIA का पहले नाम क्या होता था? पता है PI क्या? वो कभी गया हो तो उसे पता हो, कभी गया PI पे? कोई तुक्का लगाएं। तुक्का लगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल। भाई यार वो तो उसका उसका अभी नाम है ना, अभी उसका पहले सबसे पहले क्या नाम होता था? नो आइडिया। चलें ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन किसी और से पूछें अगर उन्होंने, क्योंकि वो आंसर मुझे भी नहीं आते हैं तो उनसे पूछेंगे अगर उन्होंने तो क्या है? आप तो लाइक थी। नहीं, वो मैं थोड़ी देर के लिए हुई थी, अब मुझे भूल गया। क्लिप काट देना बीच में से, हमें पता है एडिटिंग के दरमियान ना कट जाएगा, और जो हमारे वाला क्लिप है वो जरा फोकस करके दिखाएंगे। अरे कुछ भी नहीं कटेगा, सब कुछ आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ एक वेल सूटेड पर्सन स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्रार है जी। इब्रार जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का, मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। कौन सा सेमेस्टर है आपका? अब मेरा 3rd। अभी फर्स्ट कह रहे थे। और कैसे जा रहा है आपका अभी तक का एक्सपीरियंस UCP में? फ्रेंड्स बने यहाँ पे? हाँ, इसलिए मेरे पहले भी फ्रेंड थे, अभी कुछ बन रहे हैं और कुछ बन भी रहे हैं मेरे साथ साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि जनरल नॉलेज आपका अच्छा है, कोई क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? हाँ, जनरल नॉलेज हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी हो, सवाल कीजिएगा, व्हाई नॉट। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर। मारखोर? मारखोर एनिमल है या फिर बर्ड है? अच्छा चलें, जो भी है मारखोर है, ठीक है। अच्छा, और एक और मुझे आंसर करें, पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया? अभी हमने कुछ लोगों से पूछा तो उनको इसका आंसर नहीं आया, आपको आता है किसने डिज़ाइन किया? आई थिंक सो लियाकत अली खान। नो। पाकिस्तान का फ्लैग ज़हन में नहीं आ रहा है, जनरल नॉलेज में है लेकिन माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, अमीरुद्दीन खिदवाई ने जो है ना पाकिस्तान का झंडा डिज़ाइन किया था, ठीक है। और तो नहीं है, हाँ, मेरे हिसाब से ये तो नहीं है, क्या नहीं है? मेरे हिसाब से ये तो नहीं है। यही है ब्रो, यही है। गूगल करूँगा। चलें ठीक है, गूगल कर लेना, इनको मेरी बात पे यकीन नहीं है। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ पे? एक्सपीरियंस फिलहाल अच्छा जा रहा है, फिलहाल स्टडी पर स्टडी आ रहा है, कभी क्विज आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ होता है, उसी में मर्ज रहते हैं हम लोग। आप लाहौर से हैं? नहीं, मैं लाहौर से नहीं, मैं सिटी में सरगोदा से हूँ। अच्छा, लाहौर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? लाहौर है। लाहौर है। अच्छा, लाहौर तो वो भी है ना, बहुत पोल्यूटेड भी तो है। नहीं, पोल्यूटेड चंद एरियाज़ हैं, वो भी हमारी वजह से हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है। जैसे आजकल वो कुछ पोलिटिकल लोग भी ऐसे हैं, जैसे कि लाहौर का पावा अख्तर लावा। अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आई लेकिन सुन के अच्छा लगा। पावा अख्तर लावा। अच्छा, लाहौर का पापा अख्तर लावा, ठीक है। अगर किसी को समझ आई तो मुझे समझा दे, मुझे समझ नहीं आई इसकी। अच्छा खैर, देख लें आप लोग, ट्रेंडिंग है, देख लें। अच्छा ठीक है, ट्रेंडिंग है, देख लोगे। ठीक है इब्रार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है आपका? अली जान। अली जान? किसकी जान? सारे जहान की। सारे जहान की जान। आपका क्या नाम है? मिस्टर वलीद। मिस्टर वलीद के वलीद? नहीं, मिस्टर वलीद वो लाजमी है, वो फर्ज है। अच्छा, मिस्टर वलीद ना है इनका, ठीक है। क्या करते हैं आप लोग? स्टडी करते हैं। सारी काम करती है, पूंजी वगैरह और कुछ भी नहीं करती। पढ़ते नहीं है? वो कभी कभी दिल किया पढ़ लिया, बस वो भी घर जाके। अच्छा, यहाँ पढ़ने नहीं आते? करते नहीं पढ़ने का, बस पूंजी करते हैं, किसी के साथ आगे कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो जनरल नॉलेज कैसा है आप लोगों का? बहुत ही हाई लेवल का नहीं है। अच्छा, फिर कैसा है? है ही नहीं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपका सेमेस्टर कौन सा है? ये मुझे खुद नहीं पता। खुद नहीं पता सेमेस्टर? आपको भी नहीं पता? आपको पता है जस्ट पूंजी, नॉलेज नहीं दिया है। जस्ट पूंजी, नो वर्क नो स्टडी। अच्छा ठीक है, मुझे ज़रा बताएंगे कि पाकिस्तान उसका सेकेंड नेम क्या है, उसको और क्या कहते हैं हम लोग? जी तो पाकिस्तान। अरे नहीं, वो नहीं, उसके अलावा एक दूसरा नाम भी है ना, उसको क्या कहते हैं? तुम्हें पता? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ तुक्का लगाएं, कुछ जहन लड़ाएं। ज़हन हो तो रहा है ना, बात सारी ये है। अच्छा जी, तो पाकिस्तान आप देखते हैं? हाँ जी, देखते हैं। वही देखते हैं बस? जी देखते हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज तो इनको बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी नालायक है माशाल्लाह से। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग चैनल पे? बहुत है। आपने सवाल करना, आप कर लेंगे।
आपको आंसर्स तो आ नहीं रहे, मैं क्या करूँ सवाल करके। कितनी आपकी वो हम जवाब दें आपको, आपको सवाल करते नहीं करने वाला नाराज हो गए मुझसे, कैसे मानेंगे? वो अब रहने मेरा दोस्त मुझको मनाए मान ये फिलहाल तो कोई भी नहीं है इसकी है जिसने सवाल किया है। अच्छा, कितने GF हैं? बताए मेहरबानी तवज्जो फरमाया भी न्यूज़ में असर है मेरा यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अच्छा, मच। हो जाएंगे मैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप लोगों को बिल्कुल लाइक कुछ भी नहीं आता जाता? बिल्कुल भी नहीं आता, आपको बताया कि बिल्कुल भी नहीं आता। पंजाबी में जैसे कहते हैं अनपढ़ जाहल। हाँ, चिट्टा जहल, चिट्टा जहल। अच्छा यार, वैसे हद हो गई है। मुझे अभी इनसे मिलने से पहले मुझे लगता था मैं बहुत नालायक हूँ, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया खैर से। अच्छा, थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। उम्मीद है आपको भी अच्छा ही लगा होगा बात करके। अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दफ़ा हो जाए, भाड़ में जाए। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, इनसे इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। क्या करते हैं आप? मैम मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ UCP से। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड है फ़िलहाल। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर है, छोटे बच्चे हैं आप। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं? थोड़े बहुत ट्राई करते हैं, आप पूछें। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा कि पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे ख्याल में जहाँ पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पूंजी होती है ना, वो कराची तो नहीं है, पूंजी तो लाहौर में होती है, लेकिन हम यहाँ पे कराची कह सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही 1 मिनट में सही आंसर किया है। अच्छा, लाहौर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लाहौर की पॉपुलेशन कैसी है? लाहौर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे हर जगह होते हैं, बुरे भी हर जगह होते हैं, लेकिन यार इधर का अगर माहौल देखा जाए ना तो हया किसी आंख में नहीं है, ना लड़के की आंख में। लड़कियाँ भी बाज़ औक़ात हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग दोनों जगह पे हैं। लाहौर मशहूर है इश्क वालों के लिए, टूटे हुओं के लिए। लाइक हमारे बड़े टूटे टूटे बच्चे फिरते हैं इधर, लॉबी में भी बड़े टूटे टूटे बैठे होते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ इतनी सी उम्र में टूट गई हैं, छोटे छोटे बच्चे इतनी सी उम्र में टूट गए। तुम्हें दिल लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? मतलब बंदा पूछे कॉमन सेंस है, दिल क्यों लगा रहे हो? दोस्तियाँ रखो, पढ़ो छोड़ो। ये आप शेर वगैरह बोलना चाहेंगे? इतनी आपने शायरी की बातें की हैं कि लाहौर जो है ये इश्क मशहूकी के लिए मशहूर है। शेर व शायरी आती तो ऐसी कोई ख़ास नहीं, लेकिन आप कहती हैं तो ट्राई कर लेंगे। हाँ हाँ, करें। फ़िलहाल तो जहन में नहीं आती। अच्छा, चलें ठीक है जी। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया पहली बार में, और लाहौर और कराची का जो उन्होंने डिफरेंस भी बता दिया। थैंक यू सो मच हारून, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अच्छा यार असल में शेर आ रहे थे जहन में, मगर इधर का माहौल देख के भूल गए। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच हारून। उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। असम्बलियाँ टूट के क्या होगा? ना इन्होंने धरना देना है, ना असम्बलियाँ टूट रही हैं। का सब झूठ बोल रहे हैं। सच का बोला उन्होंने। मैं खुद उनके साथ था, लेकिन तब तक जब तक वो हमारे साथ थे। पहले क्या लेने जा रहे थे? आर्मी चीफ ले लिया उन्होंने? नहीं मिला, जो पहले मिला अभी वो मिल जाएगा। खान साहब अपने आप के साथ है सिर्फ। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तारीख दी थी कि 20 तारीख से पहले पहले पंजाब और KPK की असम्बलियां वो तोड़ देंगी, जबकि अब CM KPK का एक बयान जारी हुआ है जिसके मुताबिक उनका कहना है कि अगर वफाक ने फंड्स जारी ना किए तो वो धरना देंगे इस्लामाबाद में, और असम्बली के सामने हो सकता है कि वो धरना दे। अब क्या धरना होगा एक दफ़ा फिर से, क्या एक दफ़ा फिर से मार्च होगा, या कि असम्बलियाँ टूटेंगी? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी। अच्छा, ये बताएं, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि 20 तारीख से पहले पहले असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आज KPK के जो वज़ीर आला हैं वो कह रहे हैं हमने धरना देना है असम्बली के सामने अगर फंड ना जारी किए। अब धरना होगा या असम्बलियाँ तोड़ेंगे? टूट भी सकती हैं और नहीं भी टूट सकती हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है वो क्या करना चाहते हैं। ये तो उनका प्लान है, मेरा तो प्लान है, मुझसे तो कोई राय नहीं ले रहा है ना, मैं क्या कह सकता हूँ वो तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं। एक क्रेडिबिलिटी भी तो होती है ना किसी नहीं, क्रेडिबिलिटी हमारे मुल्क में बहुत ही कम है, सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी नहीं है इनमें, किसी में नहीं। असम्बलियाँ यार, असम्बलियाँ टूट के क्या होगा? मुल्क के तो आगे वो है। वो तो इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल में वो चाहते ही नहीं कि मुल्क में कोई ऐसा इंतशार हो, या जो हालात चल रहे हैं, लोग तो भूख से मर रहे हैं, तो इसमें हमारे असम्बलियाँ तोड़ के क्या होगा? आगे कुछ नज़र भी तो आए ना सर्वाइवल सब खुद कहते हैं ना कि असम्बलियाँ तोड़नी 20 भाई, उसके लिए कोई मतलब आगे बंदे को कुछ नज़र भी तो आए ना। असम्बलियाँ तोड़े, इमरान खान का जो काम सिर्फ वो इक़्तिदार नहीं है, वो मुल्क को बचाना चाहता है, तो मुल्क को बचाने के लिए ज़ाहिरी बात है जिधर उनको बेहतर लगेगा वो बेहतर फैसला करेगा। असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी? कुछ भी नहीं होना, ना इन्होंने धरना देना है, ना असम्बलियाँ टूट रही हैं। ये मामला तो इसी तरह ना वो ऊपर नीचे चलते रहने।
मुल्क में हमारे इसी तरह है। तो इमरान खान साहब और बयान देते हैं, KPK के CM और बयान देते हैं, परवेज इलाही साहब और बयान देते हैं, माननी किसकी है? सब उन्हीं की मर्जी से दे रहे हैं बयान, जो भी दे रहे हैं। एक तरह सोच इधर ही चलती है, एक तरह सोच इन्होंने करना क्या, इनको तो 4 साल में नहीं पता चला क्या करना है। इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं? सच का बोला उन्होंने। सच कभी बोले? खान साहब ने बातें बहुत की हैं, मैं खुद उनके साथ था, लेकिन तब तक जब तक वो हमारे साथ थे। अभी हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा। हम खामोश हैं। किसके साथ हैं खान साहब? खान साहब अपने आप के साथ है सिर्फ, अच्छा, क्योंकि वो आपसी अपनी खुद की और आपसी लड़ाइयों में मसरूफ़ है। हमारी तरफ किसी का भी इंटरव्यू से ध्यान नहीं हटता। सिर्फ जो इक़्तिदार किसी को मिला है ना, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। चाहे खान साहब ने कहा है अपनी हुकूमत पंजाब में और KPK में, वो अभी ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो 3-4 माह का टाइम ले रहे हैं। ये परवेज़ इलाही भी ले रहा है, महमूद खान भी ले रहा है। ये सिर्फ ये गलत फैसला किया है असम्बलियाँ तोड़ने का। इन्हें चाहिए था जब उन्होंने ऐलान किया था उसी वक्त ये तोड़ देते। अब ये वो धरने का सिर्फ क्यों देख रहे हैं? सिर्फ यही से तवज्जो हट जाए, असम्बलियों से, असम्बलियाँ टूटने की तवज्जो हट जाए। परवेज़ इलाही कह रहा है मैंने कागजात दे दीजिए, अब खान साहब कहेंगे मैं तोड़ दूंगा। फिर कहता है 4 महीने का टाइम दें, इसकी टांग ठीक हो जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है भी अभी इलेक्शन के लिए अगर फौरी नहीं करा सकते, इसमें 2-3 माह के होना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ अगर टीम होती ना तो कहाँ से टीम बेचारा लाए? हम में से लेके आएगा और हम बिक जाते हैं। ठीक है। ये कि कोई बिक रहा है, कोई ये कि हाँ जी लालच में आ रहा है, कोई दबाव में आ रहा है, सब यही हो रहा है। CM बिक गए? नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। ये के बारे ये कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, पर ये कि अगर मेरा कैप्टन है तो मुझे तो कैप्टन की बात माननी चाहिए जी। ये कि मैं अपनी खुद मुख्तारी तो नहीं कर सकता, ये कि मुझे कैप्टन की बात मान। जो CM हैं KPK के जी, वो नहीं चाहते मुल्क का भला, जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं। तो वो तो इमरान खान साहब कह रहे हैं असम्बलियाँ तोड़नी है, वो कह रहे हैं मैंने धरना देना है, फिर असम्बलियाँ तोड़नी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर जो बंदा है वो मेरे ख्याल में उस पर मुतफिक होगा, मगर बात ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो रिलायबिलिटी है, ज़ाहिरी बात है। उन्होंने भी तो ये पंजाब वाला हाल नहीं ना करना कि ना गंदम मिल रही है, प्याज 200 रुपये किलो मिल रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वो उन्होंने अपने उसका भी तो देखना है ना कि उधर क्या हमें ज़रूरत है क्या नहीं है। तो वो उनका राइट है, वो उनको दें, क्यों नहीं पैसे दे रहे? अभी एक हम पहले भी मार्च देख चुके हैं, धरना देख चुके हैं, जो इमरान खान साहब बगैर किसी चीज़ के लेन देन के आउटकम के बगैर ही वापस आ गए थे। अब फिर से धरने की बात हो रही, मार्च की बात हो रही है, कुछ मिलेगा, इससे हासिल होगा? ये तो उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है। ये तो उनको पता होना चाहिए ना कि वो क्या लेने जा रहे हैं। पहले क्या लेने जा रहे थे? आर्मी चीफ ले लिया उन्होंने, नहीं मिला। जो पहले मिला अभी वो मिल जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जो CM है KPK के, वो कह रहे हैं कि धरना देना है, तो अगर असम्बलियाँ तोड़नी फिर धरने का ये धरना देंगे, ऐसी बातें करी जाएंगे, मुल्क हमारा आगे बहरान में जा रहा है और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। माने किसकी, इमरान खान साहब की या CM की? खान साहब की अगर माने तो तब भी पाकिस्तान में ही है, अगर CM की माने तब भी पाकिस्तान में ही है। नुकसान तो फिर भी हमारा है। क्या इमरान खान साहब की मानी जाएगी या KPK के जो CM हैं उनकी मानी जाएगी? मैं तो कहता हूँ सर, थोड़े दिन रह गए इलेक्शन में, इलेक्शन ही होने दें, उसे आराम करें, फिर जब वो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर जाएंगी उसके बाद इलेक्शन करवा दें। इमरान खान साहब को सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, वो जो धरने की बात कर रहे हैं, पहले इमरान खान साहब ने भी धरना दिया, मार्च दिया, वो बगैर किसी आउटकम के वापस आ गए। हाँ जी। तो अब ये जो अगर करते हैं धरना मार्च, उसका कोई आउटकम निकलता है? कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। वो छोड़ने वाले नहीं, ना वफाक वाले छोड़ने वाले हैं, ना पंजाब वाले छोड़ने वाले हैं, ना KPK छोड़ने वाले हैं। ये मतलब ये छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे ही गेम चलेगी और तरने से कुछ नहीं होगा। पहले भी खान साहब ने खुद भी तरने दिए, गोलियां भी खाई हैं, सारा कुछ किया, लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ। ठीक है। अब मुझे ये बता दें सर कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो तारीख दी हुई थी 20 तारीख, हाँ जी, अब उस पे असम्बलियाँ टूट जाएंगी या U टर्न लेना पड़ेगा? U टर्न लेना पड़ेगा, नहीं U टर्न लेना। हाँ जी। चले जी। तो नाज़रीन, आप लोगों की राय जानिए कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब ने जिस तरह से तारीख दी हुई है इस महीने की, क्या इस महीने में असम्बलियाँ टूटती नजर आ रही हैं KPK और पंजाब की, या कि जो CM KPK जिस तरह से कह रहे हैं कि वो धरना देंगे अगर वफाक फंड नहीं जारी करता, तो अब क्या धरना होगा या इलेक्शंस की डेट आएगी और असम्बलियाँ टूटेंगी? क्या होगा? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।
आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह मुआशरे के अंदर जहालत की वजह से लोग अपना नुकसान पर नुकसान कैसे करवाते हैं। ये एक खोपड़ी पड़ी हुई है, इससे अगले बंदे की मौत भी वाकई हो सकती है। कब्रिस्तान में आए, दुआ करें, उनके लिए भी अपने लिए भी दुआ करें। तवीज़ लटका देना, खोपड़ी फेंक देना, कील दरख्तों में लगा देना, तो हासद के हाथ में कुछ भी नहीं आता। किसी का घर उजाड़ने की और उसको तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश न करें। जादू करना भी कुफर है, जादू करवाना भी कुफर है। ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर मुसलमानों के लिए इबरत की एक मकाम बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर आप अगर आ जाएँ कब्रिस्तान में तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ नज़र आएगी कि आप देख के दंग रह जाएंगे। अकल वाला भी और पढ़ा लिखा भी। अब हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आता जा रहा है, लोगों को पता चलता जा रहा है। अगर वो इस काम पर लगते नहीं हैं लेकिन बचते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी भी बहुत सी दुनिया ला इल्म है। तो आज हम आपको बागी टीवी के थ्रू ये दिखाएंगे कि किस तरह मुआशरे के अंदर जहालत की वजह से लोग अपना नुकसान पर नुकसान कैसे करवाते हैं। और अगर कोई रूहानी मसला बन भी गया तो बजाय इसके कि वो उससे निकले, वो और मज़ीद दलदल में फंसते जाते हैं, क्योंकि जालसाजी बहुत है। हमें पता नहीं है कि हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इसी वाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाहौर का एक कब्रिस्तान है। यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस कब्रिस्तान के अंदर से एक पुतला निकाला। और पुतला क्यों उसके अंदर कब्र में दफनाया गया या उसके साथ दफनाया गया, इन्होंने कैसे निकाला और उसका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर साहब हम अल्हम्दुलिल्लाह बागी टीवी पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम करते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और हम लोगों को एक पॉजिटिव रास्ते पे चलाएंगे और लोगों को उस रास्ते पे लगाएंगे जहाँ पर लोगों को रूहानी इलाज उनको मैसर होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि बेसिकली क्या सीन है, ये क्या वजह है ये पुतला का और कैसे निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जादू किया गया था और जादू की वजह से ये पुतला कब्रिस्तान में दफन किया गया था। तो जब मेरे पास ये लोग आए, इन्होंने कहा कि हम फ़लाँ जगह पे गए हैं, फ़लाँ जगह पे गए हैं, तो इतने पैसे हमने लगाए हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप बताएं आप कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा आप अल्लाह के फजल से हम कुरान और सुन्नत से इलाज करेंगे, फीस बिल्ला इलाज करेंगे। तो जब मैंने उनका इलाज किया, मुझे पता चला कि ये पुतला कब्रिस्तान में दफन किया गया है और फ़लाँ कब्र में है। तो मैंने आपको पता कैसे लगा कि इनको जो मसला है उसकी वजह ये हो सकती है? देखें कि इस काम में सबसे जो अहम काम है वो है मर्ज़ की तशख़ीस करना। देखें कि इस मरीज़ को जादू है या कि असेब है या नज़र लगी है। असल मामला तब ख़राब होता है कि जब हम तशख़ीस नहीं करते। एक बंदे को जादू होता है, हम कहते हैं इसके घर में असरात हैं या इसको जिन्नात का मामला है। सबसे अहम काम यह है कि आप तशख़ीस करें, यानी कि आम अल्फाज में डायग्नोज करें। जी जी जी, जी। तो उसके बाद मैंने जब दम किया, रुक़ियत शरिया किया, तो मुझे पता चला कि ये जादू किया गया और जादू फ़लाँ जगह पे दफन है। तो फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो जादू का पुतला निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। उसके बाद वजह क्या हो सकती है, क्यों इस पुतले को दफनाया गया और इससे हासिल क्या हो सकता है? हासिल कुछ भी नहीं होता। असल में अपने अमाल भी बर्बाद करते हैं। हसद की बिना पर ये जादू किया गया था। तो हासद के हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो दुनिया में भी नाकाम होता है और आखिरत भी उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए नाज़रीन को हम यही पैगाम देते हैं कि हसद की बिना पर जादू ना करें, किसी का घर उजाड़ने की और उसको तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश न करें, बल्कि ये दुआ करें कि या अल्लाह अगर तूने इसको ये नेमत दी है तो हमें भी ये नेमत दे। हदीस में आता है कि जब आप किसी की गैर मौजूदगी में किसी के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहा है, या अल्लाह इसको भी ये नेमत दे दे। तो इसलिए आप दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है। अच्छा, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, ये इबरत के लिए बनाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि यहाँ पर आया करो, यहाँ से इबरत हासिल किया करो। मुझे बताएं यहाँ पर आकर कौन से ऐसे अमाल हैं, यानी कि अगर किसी को ऐसा मसला है तो उसको कोई शख्स कहे कि जाओ कब्रिस्तान में ये करो, तो नहीं करना है, ये गलत बंदा होगा, ये 2 नंबर बंदा होगा। क्या अमाल है जो कब्रिस्तान के अंदर, अगर आपको उसकी बताएं आज हमें निशानी या वो बात बताएं, क्या क्या कहते हैं करने को? देखिए कि कब्रिस्तान में आप आते हैं इबरत के लिए, अपनी आखिरत को याद करने के लिए। तो कब्रिस्तान में आएँ, दुआ करें, उनके लिए भी अपने लिए भी दुआ करें। लेकिन कब्रिस्तान में आके तवीज़ लटका देना, खोपड़ी फेंक देना, कील दरख्तों में लगा देना और इस तरह के मुख्तलिफ काम जो
कि जहालत है, गलत काम है, पुतला दफन कर देना जादू की बिना पर, और इस तरह के बहुत सारे काम। अच्छा, ये जो चावल वगैरह बाजरा, जी ये भी गलत है, ये जादू की वजह से फेंकी जाती है कब्रिस्तानों में। तो इसलिए इन कामों से बचना चाहिए। कब्रिस्तान इबरत की, अगर यहाँ पे आके हमें आखिरत याद नहीं आती, मौत याद नहीं आती, तो फिर मेरे ख्याल में इधर आने का, ये कब्रिस्तान इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आके जादू करें, बल्कि ये आखिरत की याद के लिए हैं। तो इसलिए ऐसे कामों से बचना चाहिए। अच्छा, इसका मामला के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर होते हैं वो ख़वातीन हैं, और इस मामले के अंदर ही सबसे ज़्यादा ख़वातीन की इज़्ज़त को नुकसान होता है। तो जैसा कि आपने ये सारा मामला बताया, तो आप किस तरह से इलाज करते हैं? क्योंकि ये लोग तो बहुत डर जाते हैं, जो मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आलिम और मेरी वाइफ भी आलिमा है, और वो भी ये काम करती हैं, वो भी दम करती हैं। कुरान और सुन्नत से हम दम करते हैं, क्योंकि औरत का दम करना कुरान और सुन्नत से दुरुस्त है। अज़वाज मुतहरात दम किया करती थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से दम करते हैं और पर्दे का अहतमाम करते हैं। तो मैं नाज़रीन को यही पैगाम देता हूँ कि आप ऐसे मुआले से इलाज करवाएं जो कुरान और सुन्नत से इलाज करते हो। पहले हम कहते हैं कि फ़लाँ पीर के पास चले जाएं, फ़लाँ जगह पे चले जाएं, जब माल भी लुट जाता है, इज़्ज़त भी लुट जाती है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जाली पीर था। तो हम पहले ही उसके पास ना जाएँ, ऐसे मुआलज का इंतखाब करें कि जो कुरान और सुन्नत से इलाज करता हो, पर्दे का अहतमाम करता हो। अच्छा, आज और एक बात मैं बात कर, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जो औरत है वो अपने महरम के साथ है। जो औरत महरम के बगैर आती है, हम उनका इलाज नहीं करते, उनका दम नहीं करते। कुछ ऐसा भी है कि ख़वातीन आपसे जादू के लिए आती हो कि आप सिर्फ तोड़ करते हो? बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन भी करते हैं और आते भी हैं मेरे पास कि हमने फ़लाँ के ऊपर जादू करो। मैंने कहा हम ऐसा काम नहीं करते, हम तो जादू का तोड़ करते हैं। वजह क्या है? कुफर है ये, अल्लाह के नबी ने मना, हसद की बिना पर जादू किया जाता है ना। हमारे पास लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तनबीह क्या है? सिर्फ कुरान और सुन्नत से तनबीह क्या? आप सिर्फ वो हमारे नाज़रीन को बता जी दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी काहिन के पास जाते हैं, किसी नजूमी के पास जाता है, फरमाया कि ऐसे है कि गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत जो नाजिल हुई है उसका इनकार कर दिया। और जो शख्स किसी शख्स पर जादू करता है, गोया कि वो कुफर है, कुफर वाला काम है। और जादू करना भी कुफर है, जादू करवाना भी कुफर है, और जादू का इलाज जादू से करवाना ये भी कुफर है। जादू का इलाज सिर्फ कुरान और सुन्नत से होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं। इस वक्त हमारा क्या हाल है ये आप देख रहे हैं, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही है, ये एक खोपड़ी पड़ी हुई है। हाफ़ साहब साथ हैं हमारे, उनसे बात करते हैं आखिर क्या इस खोपड़ी को छुआ जा सकता है या इसका मकसद क्या है यहाँ पर रखने का। हाफ़ साहब बताइएगा, ये खोपड़ी का मकसद क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जादू करके इस खोपड़ी फेंकी जाती है कब्रिस्तानों में, इसी तरह कील लगाए जाते हैं, तो इसको पकड़ना नहीं चाहिए। ग्लव्स पहने, अगर आपने ज़ाइल भी करना है तो उसका एक प्रॉपर तरीका है कि आप ग्लव्स पहने, फिर पानी के ऊपर दम करें, उसमें इसको डाल दें, इसका असर ज़ाइल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं इसको पकड़ना चाहिए। इसका मकसद क्या है? ये क्यों ऐसे है? ये हसद क्या हो सकता है? यानी कि अगर इसका किसी ने अमल जी किया है, इससे अगले बंदे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। अच्छा। जी कब्रिस्तानों में जो जादू किया जाता है ना, ये सिरी फेंकी हुई है, जैसे खोपड़ी फेंकी है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ चीज़ें फेंकी होती हैं। तो इससे बंदे को अजियत देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए ये काम किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात जादू मौत का भी जादू होता है, इससे बंदे की मौत भी वाक़ई हो जाती है। जैसा कि जादूगर जब जादू करते हैं मौत का, तो कब्रिस्तान से मिट्टी लेते हैं। चांद की पहली रात होती है और कब्रिस्तान से किसी अजीज़ व अकारब की कब्र से वो मिट्टी लेते हैं। चांद की पहली रात को वो अपना अमल करते हैं, उससे बंदे की मौत भी वाक़ई हो जाती है। और इस बचने का तरीका अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताया? फरमाया कि अपनी कब्रों पर कतबे ना लगाओ, जिस तरह ये लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो ये शरीयत की रूह से ये दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह इस जादू से बचने का अल्लाह के नबी ने हमें तरीका बताया, फार्मूला बताया। फरमाया कि जो चाँद देखने की दुआ पढ़ता है वो मौत के जादू से महफूज रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न ईमान वस्सलामति वल इस्लाम तौफीक लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। इस दुआ को पढ़ेंगे, मौत के जादू से महफूज रहेंगे। ठीक है। जी अच्छा हाफ़ साहब, इसी तरह जो अंडा कब्र पे रख देते हैं उसका बारे में क्या कहेंगे? अंडा भी जादू करके रखा जाता है, और इसी तरह बाज़ औक़ात अंडे में सुइयाँ लगाई जाती हैं। और जिस तरह वो सुइयाँ लगाई जाती हैं, उसी तरह उस जिसके ऊपर जादू किया गया उसको तकलीफ़ होती है। दालें फेंकी जाती हैं, कील लगाए जाते हैं। कील लगाना भी इंतहाई ख़तरनाक अमल है। जिस तरह कील लगाया जाता है दरख्तों में, इसी तरह उस बंदे को तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल कि जब जादू टूना हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी इज़्ज़त से भी जाते हैं। ख़ासकर ख़वातीन अपनी इज़्ज़त आए रोज़ गुनवाती हैं। और क्योंकि ये इस्लामी तौर पे भी है कि ख़वातीन क्योंकि कमज़ोर होती हैं, इसीलिए
वो बहुत जल्द इन कामों पे लग भी जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पैसा बर्बाद करती हैं, अपनी इज़्ज़त भी जो बर्बाद कर बैठती हैं। कारी साहब का मैं तारुफ सारा आपने करवा देख लिया, सुन लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं नाज़रीन से शेयर करता चलूँ, अगर आपको कोई रूहानी मसला है, जादू का मसला है, तो आप कारी साहब को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। एड्रेस इनका ये है कि ये शादबाग के इलाके भगतपुरे में वहाँ पर एक मस्जिद शोहदा है, उसके बिल्कुल करीब किसी से भी पूछ लें, कारी साहब को वहाँ पर हर बंदा जानता है। उनके पास आएँ, अपनी इज्जत भी बचाएं, अपना ईमान भी बचाएं और अपना पैसा भी बचाएं। तो देखते रहें बागी टीवी।